आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब क्या है। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पढ़ी थी। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एक बार रिकॉल करते हैं। वहाँ पे हमने देखा था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कब रहेगी और कब नहीं रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड रहे। तो वहाँ पे हमने एक बात देखी थी, इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। अगर नेट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा आगे चल के कि करंट को कंटिन्यूसली फ्लो करने के लिए एक क्लोज्ड पाथ का होना जरूरी है, एक क्लोज्ड लूप का होना जरूरी है और एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होना जरूरी है। क्योंकि अगर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जरूरत होती है। फिर वहां पे हमने क्लासिफाई किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस होगा और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन ईएमएफ होगा। तो ईएमएफ के बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। ईएमएफ एक्चुअली क्या होता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस चैप्टर को देखने से पहले हम पहले ईएमएफ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ईएमएफ का नाम तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बट एक्चुअली में दैट्स वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस राउंड ए लूप। is work done by electrostatic forces plus work done by non electrostatic force। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी क्लोज पाथ में घुमाएंगे तो सारी फोर्स का जो वर्क होगा उसको दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो कंजर्वेटिव है, उसका वर्क डन जीरो आएगा। तो वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाउंड थ्रू द लूप विल बी ओनली ड्यू टू नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होगा, वर्क ईएमएफ होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, फोर्स को हम वर्क भी कह रहे हैं। तो जब भी हम इस चैप्टर में ईएमएफ को पढ़ेंगे तो जब भी हमें ईएमएफ कैलकुलेट करने को बोला जाएगा तो हम वर्क डन निकालेंगे बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। कई बार ईएमएफ की डायरेक्शन पूछी जाती है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। कई बार हमें ईएमएफ की डायरेक्शन पूछी जाएगी, क्योंकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ईएमएफ इज वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो इस चैप्टर में ईएमएफ की डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है। तो जब ईएमएफ की डायरेक्शन पूछी जाएगी उसका मतलब होगा उस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो ईएमएफ की सेंस पूछेंगे तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की सेंस, ईएमएफ की डायरेक्शन पूछेंगे तो उसका मतलब होगा उस नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की सेंस या डायरेक्शन। तो जब भी ईएमएफ की डायरेक्शन पूछी गई है तो उसका मतलब नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब भी ईएमएफ पूछा गया है तो वही मतलब है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो इसके बाद हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स में आए। तो अब हिस्ट्री में वापस चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है दुनिया में मेरे हिसाब से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। पता था करंट फ्लो होने के लिए बैटरी की जरूरत है। बैटरी क्या होता है, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ का मतलब कोई भी चीज जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करती है वो सोर्स ऑफ ईएमएफ हो सकती है, क्योंकि ईएमएफ होने के लिए नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होना जरूरी है। तो फैराडे ने क्या डिस्कवरी की जो इतनी इंपॉर्टेंट थी। फैराडे ने ये देखा उसके पास कोई भी एक क्लोज्ड लूप है, उसमें एक गैल्वेनोमीटर फिट किया हुआ था। यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया था। तो बार मैग्नेट को जैसे ही उसने लूप के अंदर इंसर्ट किया, व्हाट ही ऑब्जर्व वाज ही ऑब्जर्व्ड ट्रांजिएंट करंट्स। तो बेटा मैं हर चीज का वर्ड का मतलब एक्सप्लेन करूंगा। ही ऑब्जर्व्ड ट्रांजिएंट करंट व्हेन ही inserted or removed the bar magnet inside or out of coil। तो यहाँ पे कॉइल है यानी कि सोलेनॉइड है। तो उसने जब बार मैग्नेट को अंदर डाला तो इसमें करंट फ्लो किया।
अब यहाँ पे ट्रांजिएंट करंट क्यों लिखा है? ट्रांजिएंट करंट मतलब कुछ देर के लिए होता है, हमेशा परमानेंट करंट नहीं है। तो उसने कब तक करंट फ्लो किया? उसने देखा जैसे वो बार मैग्नेट को अंदर जब तक डाल रहा है तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, जब तक बार मैग्नेट मूव कर रहा है करंट फ्लो कर रहा है, बार मैग्नेट रोक दिया गया तो करंट फ्लो होना रुक गया। फिर उसने बार मैग्नेट को बाहर खींचा, तो जब तक बार मैग्नेट को बाहर खींच रहा था दूर करता जा रहा था, इसमें करंट फ्लो करता जा रहा था। जब अंदर लेके गया करंट एक डायरेक्शन में फ्लो किया, जब बाहर खींचा तो करंट दूसरी डायरेक्शन में। इसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे, दूसरी डायरेक्शन में गया या सेम डायरेक्शन में गया, इसके बारे में हम पूरा ध्यान से खुद ऑब्जर्व करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट्स को फिर देखेंगे। तो उसने पहले काम किया, कॉइल रुकी हुई थी, बार मैग्नेट को अंदर डाला, इसमें ट्रांजिएंट करंट आया, हमेशा के लिए नहीं, परमानेंट करंट नहीं था। फिर बार मैग्नेट को बाहर निकाला तो फिर से करंट फ्लो हुआ। उसने फिर इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, बार मैग्नेट को फिक्स किया, कॉइल को इसके पास लेके आया तो फिर से ट्रांजिएंट करंट आया, कॉइल को दूर लेके गया तो फिर से ट्रांजिएंट करंट आया। तो व्हाट यू ऑब्जर्व वाज देयर इज ए ट्रांजिएंट करंट, सो व्हाट यू ऑब्जर्व वाज देयर इज ए ट्रांजिएंट करंट, देयर इज ए transient current when there is relative motion between coil and bar magnet। ये ऑब्जर्वेशंस उसने अगस्त 29 1831 को पब्लिश की थी। दिस ऑब्जर्वेशन was done maybe on August 29, 1831। कुछ थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, बट जहाँ तक मेमोरी साथ दे रही है ये डेट थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। तो बेटा ये क्वेश्चन आईटी में तो नहीं आएगा, बट कहीं और पूछा जा सकता है। तो इसके साथ यहाँ पे देखा गया करंट प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे देखा गया करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए सोर्स ऑफ ईएमएफ की जरूरत होती है, करंट प्रोड्यूस करने के लिए एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की जरूरत होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई बैटरी नहीं थी, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं थी सोर्स ऑफ ईएमएफ जो करंट प्रोड्यूस करे। तो उससे लगा कि एक सोर्स ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, तो सोर्स ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस होने को इंडक्शन बोला जाता है। इस सोर्स ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस होने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। तो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों बोला गया, इसको देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब प्रोड्यूस होना है, इंडक्शन का मतलब किस चीज का होना। तो उसने इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज देखी थी, यहाँ पे तो बार मैग्नेट में कॉइल के रिलेटिव मोशन के साथ करंट प्रोड्यूस हुआ था। फिर उसने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था जो फैबलेस डिस्क के नाम से काफी फेमस है। एक मैग्नेट के पास उसने कॉपर डिस्क को घुमाया था, एक मैग्नेट के पास उसने कॉपर डिस्क को घुमाया था। तो ऑल्सो currents were produced, when a copper disc was rotated in presence of bar magnets, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो फैराडे ने जो ऑब्जर्वेशंस की थी, एक कॉइल और मैग्नेट के रिलेटिव मोशन की वजह से इंड्यूस्ड करंट आ रहा था,
उसने इस एक्सपेरिमेंट और जो कॉपर डिस्क घूम रही थी उस एक्सपेरिमेंट से एक थ्योरी फॉर्मुलेट की थी, उसे बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, उसे बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो लाइन ऑफ फोर्स हमने यूज़ किया है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से डिपिक्ट करते हैं, बिल्कुल उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से करते हैं। तो फैराडे पहला व्यक्ति था जिसने लाइन्स ऑफ फोर्सेस का बहुत ज़्यादा उपयोग किया था। इसका कारण हम देखेंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत अच्छी पिक्चर देती है। डिफेक्ट्स हैं उनको इग्नोर करते हैं, डिफेक्ट्स हैं उसमें उसको इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे भी हम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को देखेंगे। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक क्लोज लूप है, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक क्लोज लूप है। तो फैराडे ने जो भी ये दोनों ऑब्जर्वेशंस थी कि करंट प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है मतलब एक सोर्स ऑफ ईएमएफ आया है, तो इस सोर्स ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस होने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ आया है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, तो ईएमएफ तो फैराडे ने जो तो ऑब्जर्वेशंस की थी, कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन से करंट प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है का मतलब है एक सोर्स ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। सोर्स ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस होने को उसने बोला इंडक्शन। ये इंडक्शन किस वजह से हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की वजह से हुई है, तो इसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने एक लॉ दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ये बताएगा करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, जो ये बताएगा करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, कितना हुआ, कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस हुई। तो फैराडे ने इस पूरे काम को एक लॉ में डिपिक्ट किया, एक लॉ में फॉर्मुलेट किया, तो उसको हम लिखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसको हम लिखते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको फॉर्मुलेट करने से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन्स ऑफ फोर्स से डिपिक्ट किया जाता है। चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होती है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है वो क्लोज लूप्स नहीं होती है। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट या ओरिजिनेट करती है, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट या ओरिजिनेट करती है। इस तरह से मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स क्लोज लूप होती है, मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स क्लोज लूप होती है, ना तो ओरिजिनेट करती है ना टर्मिनेट करती है। तो क्लोज लूप्स हमेशा नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और ओपन लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो ओरिजिनेट और टर्मिनेट करती है वो कंजर्वेटिव फोर्स को डिपिक्ट करती है, वो कंजर्वेटिव फोर्स को डिपिक्ट करती है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स क्रॉसिंग एन एरिया, उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स क्रॉसिंग एन एरिया होगा। किसी भी एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, किसी भी एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स फोर्सेस क्रॉसिंग द सरफेस। उस एरिया से कितने मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स क्रॉस कर रही हैं वो उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन जनरल फॉर्मूला इंटीग्रल ई डॉट डी एस। मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम पढ़ चुके हैं इन जनरल फॉर्मूला आएगा बी डॉट डी एस। अब इसकी में जरूरत पड़ेगी तो किसी भी सरफेस से ध्यान रखिएगा, किसी भी सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स फोर्सेस क्रॉसिंग, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स फोर्सेस क्रॉसिंग द सरफेस। एक साइड में क्रॉस करने से अगर फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, दूसरी साइड में क्रॉस करने से नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी क्लोज सरफेस है उससे मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्लोज सरफेस है उससे मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो आएगा। क्यों? बिल्कुल गॉसियन की तरह, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अब मैग्नेटिज्म में मैग्नेट्स हमेशा डाइपोल्स होते हैं, तो मैग्नेटिक चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस से नेट जीरो आएगा, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, क्योंकि हम पॉजिटिव पोल को और नेगेटिव पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते, ये दोनों साथ साथ में रहेंगे। तो कोई भी क्लोज सरफेस आएगा
कोई भी क्लोज सरफेस आएगा उसके अंदर जितने पॉजिटिव पोल्स आएंगे उतने नेगेटिव पोल्स आएंगे, जितने साउथ पोल आएंगे उतने नॉर्थ पोल आएंगे, क्योंकि इनको अलग अलग नहीं कर सकते, ये दोनों साथ में रहते हैं। तो अगर मैग्नेट्स देखते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल देखते हैं, किसी भी क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो आएगा। और दूसरी तरीके से करंट कैरिंग लूप को भी डायपोल मान सकते हैं, करंट कैरिंग लूप को भी डायपोल मान सकते हैं। तो किसी भी क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो आना चाहिए। अगर लाइन्स फोर्स के पीछे में देखते हैं, बहुत ईजी है, लाइन्स फोर्स क्लोज लूप्स आएंगे मैग्नेटिक, तो कोई भी क्लोज सरफेस आएगा क्योंकि मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स क्लोज्ड है, एक साइड से अंदर घुसेगी, दूसरी साइड से अंदर आएगी, एक साइड से बाहर निकलेगी और दूसरी साइड से बाहर आएगी। तो ये बहुत ईजिली हम जज कर सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स क्लोज लूप्स है। वो ऐसे नहीं कि एक ही बार निकलेगी फिर घूम के वापस आएंगी, अगर एक बार निकली तो घूम के वापस आएंगी। तो बाहर निकलते वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से पॉजिटिव आएगा, लाइन्स फोर्स अंदर आते वक्त तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इस चीज़ को नोट करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं फैराडे ने क्या फॉर्मुलेट किया। फैराडे फॉर्मुलेटेड फैराडे formulated that electromotive force induced in a closed path is numerically equal to rate of change of magnetic flux through that लूप। तो कोई भी एक लूप लेते हैं, कोई भी एक लूप लेते हैं, ये लेते हैं एक क्लोज्ड पाथ, ये लेते हैं एक क्लोज्ड पाथ। इस पूरे एरिया से लेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू area enclosed in closed path B phi। तो इस क्लोज पाथ से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है तो उसने बोला इंड्यूस्ड EMF इन लूप। इंड्यूस्ड EMF इन लूप का मतलब होगा लूप EMF जनरेटेड। ध्यान दीजिएगा फैराडे लॉ क्लोज पाथ के लिए, फैराडे लॉ क्लोज पाथ के लिए तो इंड्यूस्ड EMF इन लूप विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज। तो देखते हैं जब भी इस लूप में EMF आएगा, इस लूप को दोबारा ऐसे ड्रॉ करता हूँ। इस लूप में सपोजिंग ये कॉपर वायर है, जो कोई भी एक वायर है, इस लूप में EMF का मतलब ये आएगा अगर इसमें पहले EMF नहीं है, कोई और EMF नहीं है, तो जो EMF प्रोड्यूस हुई है उतनी ही EMF आएगी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे कोई और सोर्स ऑफ EMF नहीं है, मैं मान रहा हूँ। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो डी फाई बाई डी टी आएगा। तो ये जो डी फाई बाई डी टी है ये EMF प्रोड्यूस्ड है, तो पहले नहीं थी तो अब कितनी होगी, जितनी है प्लस जितनी प्रोड्यूस हुई, क्योंकि पहले नहीं है तो अब जितनी होगी वही प्रोड्यूस होगी। तो इस EMF की वजह से या तो करंट ऐसे आएगा या करंट ऐसे आएगा। अगर ये EMF इस सेंस में हुई तो करंट ऐसे आएगा, अगर ये EMF इस सेंस में हुई तो करंट ऐसे आएगा, अगर ये EMF इस सेंस में हुई तो करंट ऐसे आएगा। इसका मतलब इफ EMF जनरेटेड इज क्लॉकवाइज the current generated will be clockwise, if EMF generated is anti-clockwise the current is anti-clockwise। पर अगर पहले कोई EMF आता, अब जो EMF जनरेट होगी तो नेट करंट दोनों पे मिलके आएगा। तो हम मान लेते हैं कि पहले कोई भी EMF नहीं है, ये EMF जनरेट हुई है, ये EMF अगर क्लॉकवाइज होगी तो जो करंट आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, अगर ये EMF एंटी क्लॉकवाइज होगी
तो जो करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो जब भी हमें ईएमएफ एक लूप में होती है, दो चीज़ चाहिए होती है, इसका मैग्नीट्यूड और सेंस यानी कि डायरेक्शन। तो ये माइनस विल गिव सेंस ऑफ ईएमएफ, सेंस ऑफ ईएमएफ। तो बेटा ये आ जाएगा ईएमएफ। तो ईएमएफ की में दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ईएमएफ की में दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैं वही बात आपको कह रहा था, ईएमएफ की डायरेक्शन क्यों चाहिए? ईएमएफ की डायरेक्शन मतलब नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन। ईएमएफ की डायरेक्शन का मतलब, तो दिस नेगेटिव साइन represents sense of EMF. नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स सेंस ऑफ EMF। तो ये फैराडे लॉ के अंदर इनबिल्ट है, ये फैराडे लॉ के अंदर इनबिल्ट है, ये फैराडे लॉ के अंदर इनबिल्ट है। तो ये नेगेटिव का मतलब EMF का सेंस यानी EMF की डायरेक्शन। तो जब भी हम EMF की डायरेक्शन के बारे में करेंगे तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। जब भी EMF के बारे में बात करेंगे, मैग्नीट्यूड के बारे में, वो वर्क डन होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये फैराडे लॉ है। इंड्यूस्ड EMF इज माइनस d∅/dt। तो इसको जरा नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं और फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन को डिस्कस करते हैं। तो लूप EMF कितनी होगी, इंड्यूस्ड EMF कितनी होगी? दैट्स नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए लूप। तो किसी भी लूप में अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो EMF प्रोड्यूस होगी। फैराडे का ये मतलब था। तो देख सकते हैं कॉइल के पास जब मैग्नेट है तो यहाँ पे कुछ फील्ड है, मैग्नेट पास में आएगा तो फील्ड बढ़ेगी यानी कि फ्लक्स बढ़ रहा है। तो उसने क्या सोचा था, कॉइल है, मैग्नेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो कॉइल के अंदर कुछ फ्लक्स है, इसको दूर लेके जाएंगे तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो उसने क्या देखा, एक मैग्नेट है, तो उसने क्या देखा था, इसको हम हल्का सा डिस्कस करते हैं, इसको हम हल्का सा एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये कॉइल थी, ये कॉइल थी। तो उसने इन एक्सपेरिमेंट्स को काफ़ी मेटिकुलसली किया था, उसने फैराडे ने इन एक्सपेरिमेंट्स को काफ़ी मेटिकुलसली किया था। तो फ्लक्स की बात कहाँ से आएगी, फ्लक्स लाइन्स को से जोड़ेंगे। तो उसने क्या देखा था, ये अगर नॉर्थ है और ये अगर साउथ है, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किया। पहले 1 सेकंड लेके शिफ्ट किया, कुछ करंट आया, आधा सेकंड लेके शिफ्ट किया, थोड़ा फास्ट शिफ्ट किया तो देखा करंट ज़्यादा आया, डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुई, और जल्दी शिफ्ट किया वहाँ से वहाँ तक। तो इसका मतलब जो करंट है वो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेट पे कर रहा है। फ्लक्स कितनी जल्दी चेंज करता है, फ्लक्स कितनी जल्दी चेंज करता है, EMF उस पर प्रोड्यूस हो रहा था। तो उसने मैग्नेट को रोका, कॉइल को इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहले धीरे लेके गया, फिर तेज लेके गया, फिर और तेज लेके गया। जितना तेज लेके गया उतना EMF ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि EMF ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो नीचे ज़्यादा डिफ्लेक्शन मारेगी गैल्वेनोमीटर की। तो उसने उसमें भी देखा था, कॉपर डिस्क को ज़्यादा तेजी से रोटेट किया तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ था। तो फ्लक्स जितनी ज़्यादा चेंज करेगा, तो उसने देखा कि ये जो EMF प्रोड्यूस हो रही है, ये फ्लक्स कितनी जल्दी चेंज होता है उस पर कर रही है, फ्लक्स चेंज होने पे नहीं। फ्लक्स पे डिपेंड नहीं कर रही थी, EMF फ्लक्स पे डिपेंड नहीं कर रही थी, फ्लक्स चेंज होने पे कर रही थी। तो ये फ्लक्स चेंज होने पे EMF डिपेंड कर रही थी। तो यहाँ पे देखते हैं फैराडे लॉ यूज़ करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो फ्लक्स के बारे में जानकारी होना, एक तो फ्लक्स के बारे में जानकारी होना। तो फ्लक्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पहले लिखते हैं, फ्लक्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें रिकैप्चुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें रिकैप्चुलेट करते हैं फ्लक्स के बारे में। नोट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटा पहला ये है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए
क्लोज्ड सरफेस, मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, तो हम देखते हैं किसी भी लूप से अगर ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स कितनी जल्दी चेंज कर रहे हैं या फ्लक्स कितनी देर चेंज कर रहे हैं, तो फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब फैराडे लॉ लगाने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स और उसके बारे में सारी जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों पहले किए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत डिटेल्स में किया है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वही फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक लेंस फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है, अभी तक ये देखा है, आगे और भी कुछ देखना बाकी है। मैग्नेटिक लेंस फोर्स क्लोज लूप्स होती है, ना तो ओरिजिनेट करती है ना टर्मिनेट करती है। उसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, नेगेटिव मैग्नेटिक पोल और पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। तो कुछ देखते हैं नोट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक लेंस फोर्स। तो फैराडे लॉ में क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हमें ईएमएफ की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने हल्का सा देखा है, अब पूरी लूप ईएमएफ की डेफिनेशन भी लिखेंगे और लूप ईएमएफ के बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बाकी तो मैथ्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आइडिया होना जरूरी है और लूप ईएमएफ की डेफिनेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, regarding magnetic flux, important points regarding magnetic flux। तो हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। पहला, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 0। ये एक स्टेटमेंट है, इसको हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एनालॉजी से करते हैं। किसी भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। चार्ज तो चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अलग अलग किया जा सकता है, बट पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल क्योंकि स्केलर मैग्नेटिक चार्जेस है, मैं स्केलर के बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ वेक्टर भी बोला हुआ है। एक्चुअली मैग्नेटिक चार्ज बोलने का मतलब स्केलर चार्ज होता है। तो किसी भी क्लोज सरफेस में, क्योंकि हम डाइपोल्स में मैग्नेटिक पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, तो अगर पॉजिटिव पोल होगा साथ में एक नेगेटिव पोल भी होगा। तो किसी भी क्लोज सरफेस में अगर पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल नहीं हो सकते, तो नेट मैग्नेटिक चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस से 0 होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ मैग्नेटिक्स की वजह से नहीं होती, करंट की वजह से भी होती है। तो उसको भी मैं ऐसा मान सकते हैं, कोई भी करंट करिंग लूप कंप्लीट होनी चाहिए, उसको भी डाइपोल मान सकते हैं। तो करंट करिंग लूप्स हो या मैग्नेट्स हो, पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर पूरे डाइपोल्स रहेंगे, पूरे मैग्नेटिक डाइपोल्स रहेंगे। तो जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेट मैग्नेटिक चार्ज 0 होगा। तो उस तरह से मैग्नेटिक गॉस थ्योरम होगी, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स टू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू मैग्नेटिक चार्ज इनटू म्यू नॉट। वहाँ पे क्या था, क्यू बाय एप्सिलॉन। 1 बाय एप्सिलॉन कितना होगा, 1 बाय एप्सिलॉन कितना होना चाहिए बेटा, 1 बाय एप्सिलॉन होना चाहिए म्यू नॉट इनटू नेट पोल स्ट्रेंथ। तो उस तरह से 0 आएगा। या दूसरा तरीका सबसे इजी क्या है, मैंने आपको बार बार बोल रहा था, लाइन्स फोर्स की पिक्चर वो क्लियर होती है। मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स क्लोज्ड है, मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स क्लोज लूप से। तो कोई भी क्लोज सरफेस बनाए, ये अगर एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लेता हूँ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप है, ये है क्लोज सरफेस, ये है क्लोज्ड सरफेस और ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप है, एक बार इस सरफेस को काट के बाहर निकलेगी तो एक बार अंदर भी जाएगी। तो जो लाइन बाहर निकल रही है उसका फ्लक्स पॉजिटिव 1 आएगा, जो अंदर जा रही है -1 आएगा, दोनों मिला के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार लाइन बाहर नहीं जाएगी, एक बार अंदर जाएगी। तो साफ देख सकते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक लाइन्स फॉर क्लोज लूप्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस हैज टू बी 0। लाइन जितनी बार बाहर जाएगी उतनी बार ही अंदर जाएगी, जितनी लाइन्स बाहर जाएंगी उतनी अंदर आएंगी। तो नेट पॉजिटिव और मैग्नेटिक लाके क्लोज हो जाएगा 0। तो पहला पॉइंट तो ये है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम धीरे धीरे करके देखेंगे। दूसरा क्या है,
मैग्नेटिक फ्लक्स इन infinite plane in plane containing a current carrying loop. कोई भी करंट कैरिंग लूप है, कोई भी करंट कैरिंग लूप है, हमने डिस्कस किया है करंट कैरिंग लूप के प्लेन के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के नॉर्मल आएगी। यहाँ पे करंट कैरिंग लूप है, अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेशन की डायरेक्शन में होगी और बाहर किस डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस करंट को सर्कुलेट करते हैं। तो हमने जो डिस्कस किया था ये लाइंस, यहाँ पे ये लाइंस करंट को सर्कुलेट करेंगे, यहाँ से लाइन बाहर आएगी, यहाँ पे अंदर जाएगी। तो इसका मतलब इस करंट कैरिंग लूप के बाहर जो भी लाइंस इस इनफाइनाइट प्लेन को क्रॉस कर रही हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं और यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है। तो एक लाइन ऐसे निकल के ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे निकल के ऐसे आएगी। तो इस पूरी प्लेन में अगर इसके बाहर 100 लाइन है तो 100 की 100 अंदर जाके क्रॉस करेंगी, 100 की 100 अंदर जाके क्रॉस करेगी। तो इसका मतलब अगर ये करंट कैरिंग लूप है, अगर ये करंट कैरिंग लूप है, इसका फ्लक्स निकालना है, तो करंट कैरिंग लूप में अगर फ्लक्स निकालना हो अंदर तो एरिया वेक्टर सर्कुलेशन की डायरेक्शन में लिया जाता है। तो इस करंट कैरिंग लूप में फ्लक्स निकालना है, इस करंट कैरिंग लूप में फ्लक्स निकालना है, तो इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होगा और फील्ड भी अंदर की तरफ है, तो इसका फ्लक्स आएगा पॉजिटिव। तो करंट कैरिंग लूप के अंदर का फ्लक्स आएगा पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव आएगा बाहर का उतना नेगेटिव आएगा, बाहर का उतना नेगेटिव आएगा। तो हम लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स inside the enclosed loop, inside the magnetic flux through the area enclosed inside the loop। इसको अगर फाई लिखते हैं, तो बेटा बाहर का फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इन द इनफाइनाइट प्लेन आउटसाइड द लूप। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द इनफाइनाइट प्लेन, थ्रू द infinite plane outside the loop will be equal to -5। इसका मतलब इस पूरी इनफाइनाइट प्लेन से फ्लक्स जीरो आएगा। वैसे तो किसी भी इनफाइनाइट प्लेन से फ्लक्स जीरो आएगा, किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो आएगा, किसी भी इनफाइनाइट प्लेन से फ्लक्स जीरो आएगा, क्योंकि जितनी लाइन्स होंगी क्लोज लूप्स होंगी, एक साइड इधर जाएंगी, एक बार इधर आएंगी, क्रॉस करके आएंगी। तो किसी भी इनफाइनाइट प्लेन से फ्लक्स जीरो होगा। खास केस है ये करंट कैरिंग लूप इस इनफाइनाइट प्लेन में है, इस लूप के अंदर जितना फ्लक्स है वो पॉजिटिव होगा, बाहर उतना ही नेगेटिव फ्लक्स आएगा, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, तो इसको जरा नोट कर लीजिएगा। तो फ्लक्स पे एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, एक लेते हैं एग्जाम्पल वन।
there is an infinite current, infinite long straight current carrying wire as shown. Now a circle is drawn such that wire is perpendicular to plane of circle. Find magnetic flux. Find magnetic flux through सर्कल. तो ये एक इनफाइनाइट वायर है, इसे करंट जा रहा है आई. कैलकुलेट करना है तो डाटा चाहिए. ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है. इस पॉइंट को सेंटर लेके एक आर रेडियस का सर्कल खींचता हूँ. इस पॉइंट को सेंटर लेके आर रेडियस का एक सर्कल खींचता हूँ. ये डॉटेड पोर्शन पीछे का है और कंप्लीट पोर्शन इधर का है. डॉटेड पोर्शन पीछे का, इस सर्कल का रेडियस है आर, इस सर्कल का रेडियस है आर, और ये वायर है इस सर्कल की एक्सिस है. ये जो वायर है इस सर्कल की एक्सिस है. तो ये करंट कैरिंग वायर है. इस सर्कल से फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स. तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो, सबसे पहले लाइन्स फोर्स की पिक्चर देखो. तो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इन प्लेन ऑफ सर्कल. तो सर्कल को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं. ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर ऐसे है, ये करंट कैरिंग वायर ऐसे है, ये सर्कल है रेडियस आर का. क्योंकि करंट कैरिंग वायर ऐसे है, सर्कल की एक्सिस है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी? करंट कैरिंग वायर. अब इस करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स कैसे आएंगी? बेटा ऐसी प्लेन में आएंगी. तो मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स कैसे आएंगी? इस तरह से आएगी. तो देखते हैं, ये मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही. तो फ्लक्स कब आता है? जब लाइन्स फोर्स क्रॉस करें, ना कि टच करें. यहाँ पे लाइन्स क्रॉस नहीं कर रही हैं बिकॉज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर in plane of circle. They do not cross the सर्कल. इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा? 0. बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में E डाल देंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स में M डाल देंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स में E डाल देंगे, पर यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लेना है तो हम फाई लिखेंगे. तो बेटा इसको भी जरा एक बार नोट कर लीजिएगा. तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ये एक लूप है, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है. मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों निकाल रहे हैं? अगर करंट चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज कर सकता है, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी सर्कल में. तो उस चीज़ों को हम धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करेंगे. तो इस सर्कल से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना था, किसी भी सर्कल से. तो देखते हैं उसके अंदर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की पिक्चर है. मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स की प्लेन के अंदर है, तो क्रॉस नहीं कर रही है, तो फ्लक्स आएगा 0. एक एग्जांपल और लेते हैं. दूसरा एग्जांपल लेते हैं.
ये आपको सोच समझ के करना है क्वेश्चन, ये आपको सोच समझ के करना है क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे मैग्नेटिक फ्लक्स पे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो हमने कर रखे हैं पहले। एग्जाम्पल 2, देयर इज एन infinite straight current carrying wire and a square wire frame of side A। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना। ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये करंट है आई, यहाँ पे एक स्क्वायर वायर फ्रेम है, यहाँ पे एक स्क्वायर वायर फ्रेम है, ये साइड है ए बी सी डी। ए बी इज पैरेलल टू करंट कैरिंग वायर, साइड ए बी इज पैरेलल टू करंट कैरिंग वायर। तो बेटा अब एक काम कर रहा हूँ मैं, ये ए है, ये साइड बी है, ये एक वायर फ्रेम है, इसको बनाता हूँ रोटेशन एक्सिस, इसको बनाता हूँ रोटेशन एक्सिस, इसको बनाता हूँ रोटेशन एक्सिस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वायर फ्रेम और ये कोप्लेनर है, क्योंकि बेटा ये इसके पैरेलल है, साइड ए बी इज पैरेलल टू करंट कैरिंग वायर एंड wire frame and wire are coplanar, wire are coplanar। ये एक ही प्लेन में ड्रॉ किया हुआ है, 2D डायग्राम है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो स्क्वायर वायर फ्रेम है इसको इस एक्स के अबाउट 120 डिग्री से घुमाता हूँ। नाउ वायर फ्रेम, नाउ wire frame is rotated about AB by 120 डिग्री। बेटा इसके अबाउट 120 से घुमा दिया, देखो अगर 90 से घुमाता तो ऐसे आ जाती, अगर 90 से घुमाता तो ऐसे आ जाती, 180 से घुमाता उल्टी चल जाती, 120 डिग्री से घुमाए इसके अबाउट। फाइंड magnetic flux through wireframe. Find magnetic flux through wireframe in final state। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से डाटा की जरूरत होगी, तो ये डिस्टेंस लेते हैं ए, ये डिस्टेंस ले लेते हैं ए और ये ले लेते हैं बी। अब दूसरे साइड में पूछना, क्योंकि स्क्वायर है, ये साइड बी है तो ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी। तो इसको 2 मिनट ट्राई कीजिएगा, आंसर कितना आएगा जरा देखिएगा। तो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ये स्क्वायर वायर फ्रेम है, दोनों एक ही प्लेन में है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस बी। अब इसको इसके अबाउट या तो ऐसे या ऐसे कैसे भी ले लो, 120 डिग्री दोनों साइड घुमाया जा सकता है। 120 डिग्री इस साइड के अबाउट घुमाया गया, तो फाइनल स्टेट 120 डिग्री घुमाने के बाद उसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो जब भी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, आप लाइन से फोर्स की पिक्चर को देखो, लाइन से फोर्स की पिक्चर को देखो। तो एक मिनट सोचिए, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं। इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं। तो ये वायर को मैं इस तरह से ले लेता हूँ बोर्ड के परपेंडिकुलर, ये करंट जा रहा है ऐसे, ये करंट जा रहा है ऐसे। अब स्क्वायर वायर फ्रेम को ऊपर से देख रहा हूँ, तो ए बी, तो ये इस तरह से था, करंट, और ये था ए बी सी डी, ए बी सी डी। शायद मैंने सी डी ऐसे लिख दिया, तो सी डी को ऐसे लिख देना, ए बी सी डी। अब मैं अगर ऊपर से देख रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, ये करंट मुझे कैसे आता दिखाई देगा, इस तरफ से। तो अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ये वायर का एंड दिखाई देगा ए और ये एंड दिखाई देगा बी।
तो मैं अगर ऊपर से देख रहा हूँ, ये साइड आएगी ए और ये साइड आएगी बी, ये साइड आएगी ए और ये साइड आएगी बी। अगर करंट ऐसा है तो स्केल वेवफ्रंट ऐसा आएगा, स्केल वेवफ्रंट ऐसा आएगा। अब देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इस एरिया के थ्रू, तो एरिया आएगा ऐसे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे आएगा, लाइन्स फोर्स ऐसे घूमेगी, लाइन से फोर्सेस ऐसे घूमेंगी, तो करंट ऐसे, मैग्नेटिक लाइन फोर्स ऐसे आएंगी। तो देखते हैं यहाँ पे लाइन से फोर्स कैसे जाएंगी, इस सरफेस के नॉर्मल जाएंगी। यहाँ पे लाइन से फोर्स कैसे जाएंगी, इस सरफेस के नॉर्मल जाएंगी। ये तो इनिशियल स्टेट में है। इनिशियल स्टेट में एरिया ऐसे और हर पॉइंट पे फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है, एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर के अलोंग है। तो एरिया का प्लेन ऐसे आएगा और बी परपेंडिकुलर मैक्सिमम है। अब देखते हैं इसको अगर 120 डिग्री से घुमा दें तो ये आ गया इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इन इनिशियल स्टेट। कैलकुलेट तो नहीं करना हमें, बट देख लेते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की पिक्चर। तो मेरे कहने का मतलब है अब इस चैप्टर में आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की पिक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर ये पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आज के इनॉग्रल लेक्चर में हम देखेंगे हमें पूरे चैप्टर को डील कैसे करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं बार बार बोल रहा था इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स की पिक्चर ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा, मैग्नेटिक लाइन फोर्स की पिक्चर ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि फैराडे नॉट मैक्सवेल ने बहुत एम्फेसाइज किया था, सारी चीज़ें लाइन फोर्स की पिक्चर में ही डिस्कस की थी और वो जल्दी समझ में आई थी सबको। अब ये करते हैं, ये करंट कैरिंग वायर ऊपर से देखते हैं, ये करंट कैरिंग वायर आई है। यहाँ पे ये जो सा था वायर फ्रेम, ये था ए, ये था डी, इसके नीचे बी है। तो इसके बोट 120 डिग्री से घुमा दिया, इसके बोट 120 डिग्री से घुमा दिया। 120 डिग्री से घुमाने का मतलब ये 90 और ये कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा डी, ये कितना आ जाएगा 120, ये कितना आ जाएगा 120। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, अब मेरी बात को ध्यान से देखना बेटा, ये साइड थी ए और ये थी बी। तो ये साइड ए आ गई, ये साइड ए आ गई, डी यहाँ से हट गया, डी यहाँ से हट गया, ये कितने से घूम गया, ये कितने से घूम गया 120। तो ये एंगल कितना बचेगा 60, ये एंगल कितना बचेगा 60। तो अगर 120 से घूम गया तो ये एंगल कितना आ जाएगा 60। तो देखते हैं अब ये एडी कितने आ जाएगी बी, ये एंगल 60, ये एंगल 60 है। अगर ये एंगल 60 है तो आप देख सकते हो बेटा ये ए, तो ये डिस्टेंस कितना आना चाहिए, ये भी ए आना चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना आना चाहिए ए। तो अगर इसको 120 डिग्री से घुमा दिया तो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, ये सारी साइड्स ए है बेटा, मैंने थोड़ा गलती लिख दी है। तो यहाँ पे आंसर को डाल दीजिएगा बी इज इक्वल टू ए। बेटा बी इज इक्वल टू ए डाल दीजिएगा, बी इज इक्वल टू ए डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर बी ए के बराबर है, ये 60 डिग्री है बेटा, ये अगर 60 डिग्री है तो बी ए के बराबर है, ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो बी को ए के बराबर लीजिएगा, बी को बेटा ए के बराबर लीजिएगा, क्वेश्चन हल्का से चेंज कर दीजिएगा, बी को ए के बराबर लेंगे तो बी और ए दोनों बराबर आएंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा ए, तो बेटा ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखते हैं अगर ये सारे 60 डिग्री आ जाते हैं तो ये तो हो गया वायर फ्रेम, ये ए, ये डी, ये वायर फ्रेम कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। ये वायर फ्रेम किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। अब लाइन से फोर्स की पिक्चर देखते हैं, अब लाइन से फोर्स की पिक्चर देखते हैं, सर्कल। तो यहाँ से जो लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस करेगी इस पॉइंट ए से बेटा, बिल्कुल यहीं से क्रॉस करके आएगी, बिल्कुल यहीं से क्रॉस करके आएगी। एक बार उसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार उसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। अब कैसे ड्रॉ करेंगे डायग्राम को, ये आर्ट है, यहाँ से करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है। ए रेडियस का एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करता हूँ, ए रेडियस की एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करता हूँ, ए रेडियस की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करता हूँ। तो बेटा तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ए रेडियस की ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, तो वायर का फ्रेम का ये पॉइंट ए आएगा। यहाँ से अगर 60 डिग्री लेता हूँ, यहाँ से अगर 60 डिग्री लेता हूँ तो बेटा डी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और ये भी 60 डिग्री आएगा, ये भी 60 डिग्री आएगा। तो एक बार देखते हैं इस करंट कैरिंग वायर की एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ए सर्कल की ड्रॉ करते हैं। तो ये जो सा वायर है अपने पास, ये जो सी वायर फ्रेम इस तरह से है।
तो देखते हैं, ये जो सी लाइन ए को टच कर रही है डी को करेगी। अब इसके बीच की लाइंस जो भी आएंगी, इसके बीच की जो भी लाइंस आएंगी, यहाँ से आपको जजमेंट करनी है, यहाँ से आपको जजमेंट करनी है आंसर जीरो आएगा क्यों, आंसर जीरो आएगा क्यों। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से होंगी, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से होंगी। यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं इसको इस तरह से, यहाँ पे लेते हैं इसको इस तरह से, ये वायरफ्रेम है ए और ये है डी। अब इसके बीच की जो लाइंस आएंगी, ये यहाँ से जाके यहाँ से आएगा, यहाँ से जितनी लाइंस आएंगी ऐसे आएंगी, यहाँ से जितनी आएंगी ऐसे आएंगी। तो इस एरिया को जितनी यहाँ से क्रॉस करेंगे उतनी यहाँ से करेंगे। अब आप क्लियरली देख सकते हो इस एरिया को, बेटा ये लाइन तो यहाँ पे की मैग्नेटिक लाइन फोर्स क्रॉस नहीं टच नहीं करेंगी, ये सर्कल आएगा इसको टच नहीं करेंगे, तो यहाँ पे एक सर्कल आएगा। अब मेरी बात देखना, यहाँ पे एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आएगी। अब इसके बीच की जो भी आएंगी, एक बार इधर काटेगी एक बार इधर काटेगी, तो इसका मतलब इस पूरे एरिया को इधर जितनी लाइंस काटेंगी उधर भी उतनी काटेंगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होना चाहिए, तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होना चाहिए, तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो आंसर आएगा जीरो, आंसर आएगा जीरो। तो कहने का मतलब ये है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, इसमें मैं पूरा वर्कआउट नहीं करूँगा। तो आपको जब भी किसी एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है, सबसे पहले आप मैग्नेटिक लाइन फोर्स ड्रॉ करें, क्योंकि वो ड्रॉ करेंगे बहुत सारे हिडन एजेंडा ऐसे साफ साफ आपको दिखाई दे जाएंगे, बहुत सारे हिडन एजेंडा आपको साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। तो चलो अब इसके बाद चलते हैं फैराडे लॉ को वापस रिकवर करते हैं। फैराडे लॉ क्या था, लूप ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लिए। अभी लूप ईएमएफ की डेफिनेशन देखते हैं, अभी लूप ईएमएफ की डेफिनेशन लिखते हैं। और लूप ईएमएफ की डेफिनेशन हमने करंट में डिस्कस की थी, तो मैं एक बार जो भूल गए हैं जब पिछली क्लास जिन्होंने नहीं की है, तो लूप ईएमएफ की डेफिनेशन एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। इसको जरा खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलो नोट करते हैं, नोट करते हैं लूप ईएमएफ की डेफिनेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ लूप ईएमएफ। तो सबसे पहले काम करते हैं, एक लूप ड्रॉ करते हैं, एक लूप ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे रखते हैं एक क्यू चार्ज। इस पे सिर्फ कौन सी फोर्स देखनी है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस पे सिर्फ कौन सी फोर्स देखनी है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये डिस्टेंस है, तो एक यूनिट फोर्स चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं, तो क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं। लेट 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 नॉन electrostatic force on charge Q B F any F any F any। तो बेटे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो नेट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब नेट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, नेट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज B, चार्ज will be equal to
एफ एन ई बाई क्यू। तो क्यू चार्ज पे अगर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ एन ई है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी आएगी। तो लूप ईएमएफ की डेफिनेशन होगी, बेटा मैं इसको न्यूमेरिकली नहीं लिखूंगा, वक्त आने पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे। लूप ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट वर्क डन बाय ऑल नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बाय हाँ बेटा बाय, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है, अभी कर देते हैं, ये तो बाद में दिक्कत आएगी। इज वर्क डन बाय component of non electrostatic work done by component of non electrostatic force along the closed path। तो ये पूरी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क नहीं है, ध्यान रखना। अभी समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो परेशानी आएगी। इसके बारे में मैं डिस्कशन वक्त के साथ करूँगा, अभी सिर्फ डेफिनेशन लिखने के लिए बोल रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि दिखने में सिंपल है बट है बहुत अजीब सी, क्योंकि जब तक हम फ्रेम चेंज करके नहीं देखेंगे हमें इसकी प्रॉब्लम समझ नहीं आने वाली है। तो फोर्स का कौन सा कॉम्पोनेंट लेंगे अलोंग द पाथ, मैं टेंजेंट नहीं बोल रहा, फोर्स का कौन सा कॉम्पोनेंट लेंगे, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कौन सा कॉम्पोनेंट, वर्क डन बाय कॉम्पोनेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग द पाथ, वर्क डन बाय component of non electrostatic force along the path, work done by component of non electrostatic force along the component is work done by component of non electrostatic force किसके along the path in taking unit positive charge once round the path। ये डेफिनेशन एकदम परफेक्ट है, और प्रिसाइज है। मैक्सिमम जगह पे कुछ ना कुछ गलती हो रखी है, तो इसको डिस्कस करते काफ़ी वक्त लगेगा। अभी किसको इसमें अजीब चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, बट एक बार पूरी अच्छे से सॉल्व करूँगा तो बेटा ये डेफिनेशन एकदम प्रिसाइज दिखाई देगी। तो लूप ईएमएफ क्या होगा, वर्क डन बाय कॉम्पोनेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बुक्स में लिख रखा है वर्क डन नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ग्राउंड फ्रेम से सही होती है बट कुछ जगह जाके गलत हो जाती है। तो बुक्स में जो लिख रखा है इट्स वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस फ्रॉम द पाथ, मैंने वहाँ पे करेक्शन लगाई हुई है, वर्क डन बाय कॉम्पोनेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बुक्स में कॉम्पोनेंट लिखा हुआ, वर्क डन बाय फोर्स लिखा है। तो मैं वक्त के साथ डिस्कस करूंगा बुक में ऐसा क्यों लिखा है और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो उन दोनों पे हम बहस खूब करेंगे। तो अभी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख लीजिए। तो हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस फेराडे लॉ की एप्लीकेशन पे देखते हैं और आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं फेराडे लॉ पे। तो फेराडे लॉ क्या बोल रहा है, किसी भी क्लोज पाथ में या किसी भी लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अभी यहाँ पे हम इसको रोकते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं। तो एक सिंगल लूप सर्किट पे सोचते हैं, हम कर्शफ लॉ नहीं लगाया था, हमने क्या बोलता है लूप ईएमएफ इक्वल टू लूप करंट लूप रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वाली लूप लेंगे। तो बेटा किसी भी एक सिंगल लूप सर्किट में लूप ईएमएफ कितना होगा, वर्क डन टेकिंग पॉजिटिव चार्ज वंस फ्रॉम द लूप, बिकॉज ऑफ ऑल द फोर्सेस भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वक्त जीरो बजाएगा, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा। बट यहाँ पे पछड़ा कर रखा है, वो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि कॉम्पोनेंट क्यों लेना है। पूरी फोर्स का वर्क दिख रहा है, कॉम्पोनेंट और उसका वर्क बराबर दिख रहा है यहाँ पे, बट मैंने फिर भी कॉम्पोनेंट लिखा है। क्यों, अगर इस फोर्स बेटा डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग कॉम्पोनेंट लेना होता है, वो हमें पता है। तो कॉम्पोनेंट लिखने की जरूरत क्या थी, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना,
क्योंकि इस फोर्स का यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे वर्क डन डीएल के लॉन्ग, वर्क डन डीएल के लॉन्ग खींचेंगे तो फोर्स का कॉर्पोरेट्स के लॉन्ग, क्योंकि नॉर्मल कॉर्पोरेट की वजह से वर्क नहीं आता है, पर फिर भी मैंने कॉर्पोरेट क्यों लिख दिया है, क्वेश्चन मार्क वो है। शायद अभी मैं ज़्यादा इसमें घुसूंगा नहीं क्योंकि उस समय से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो अभी हम सिंपल सिंपल से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो पूरे चैप्टर की जड़ मजबूत करेगा आज इनॉग्रल लेक्चर में हमें यही करना है। तो किसी भी सिंगल लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अब उस ईएमएफ की वजह से करंट किस डायरेक्शन में आएगा, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस डायरेक्शन में होगी करंट उसी डायरेक्शन में आएगा। क्योंकि हम शुरू से बोल रहे हैं हम कोई और सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं ले रहे, उस लूप में पहले कोई ईएमएफ नहीं था, फ्लक्स चेंज करने से जो ईएमएफ आएगा वही लूप ईएमएफ होगा, वही नेट होगा। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसी ईएमएफ की डायरेक्शन में। तो फैराडे लॉ से हम ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, नेगेटिव सेंस दे रहा है बट ईएमएफ की सेंस हम एक दूसरे लॉ से निकालेंगे, उसको हम लिखते हैं लेंस लॉ। तो फैराडे लॉ से हम ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैंने शुरू में एक बार बोली थी ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना है, वर्क डन है, ईएमएफ की डायरेक्शन निकालनी है तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फिर वर्क डन नहीं है। तो ईएमएफ की डायरेक्शन जब भी निकालेंगे दैट्स द डायरेक्शन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। तो बेटा लूप ईएमएफ के बाद हम फैराडे लॉ पे कुछ एप्लीकेशंस लेंगे। तो फैराडे लॉ में अगर हम डायरेक्ट लगाएं, ये कभी वक्त आने पे करेंगे, फैराडे लॉ से हम लूप ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। बट डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ हम किससे फाइंड करेंगे, तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूँ, इसको लिख लीजिए लूप ईएमएफ की डेफिनेशन। इसके बाद हम एक और लॉ लिखते हैं लेंस लॉ। तो हमारी बेसिक थ्योरी पूरे चैप्टर की खत्म हो जाएगी। बेटे यहाँ पे एक बात नोट करते हैं हम, तो यहाँ पे हम चीज नोट करते हैं, नोट डायरेक्शन और सेंस ऑफ ईएमएफ मीन्स डायरेक्शन और सेंस ऑफ नॉन electrostatic force, whereas magnitude of EMF implies work done by non-electrostatic force, whereas EMF implies work done by non-electrostatic force, whereas EMF implies work done by non electrostatic force, work done by non electrostatic force। अब यहाँ पे हम दूसरा नोट देखते हैं, फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ induction we can find both magnitude and direction of EMF। अगर हम चाहें फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से हम EMF की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकाल सकते हैं, बट व्हाट वील डू इज magnitude of EMF we'll find from Faraday's law, and for direction we'll learn a new law. So we find magnitude of EMF
from Faraday's law and direction, we shall follow लेंस लॉ। तो बेटा लेंस लॉ कुछ नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ की तरह है। लेंस लॉ कुछ नहीं है, तो आपको दो लॉ पता होनी चाहिए पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, एक तो फैराडेज लॉ, एक लेंस लॉ। फैराडे लॉ ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, जबकि डायरेक्शन निकाल सकता है, उसके लिए मैं कुछ चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए मैं चीज़ें और सीखनी पड़ेगी, शुरू में नहीं कर सकते, वो मैं बाद में सिखा सकता हूँ, ख़त्म करने के बाद बता सकता हूँ उससे कैसे करना है। शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ईएमएफ की डायरेक्शन निकालने के लिए लेंस लॉ है। तो लेंस लॉ की स्टेटमेंट है, लेंस लॉ की स्टेटमेंट है, लेंस लॉ की स्टेटमेंट है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंस लॉ ये इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes induced EMF opposes its cause. Induced EMF opposes its cause. Induced EMF का cause क्या है? Cause of induced EMF is change in flux. Note. Cause of induced EMF is change in flux. ध्यान रखना, लेंस लॉ सिंगल स्टेटमेंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट कॉज, इसको बहुत तरीके से लोग लिखते हैं। अपर न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन को अपोज करता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? अपने कॉज को अपोज करेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज क्या है? फ्लक्स का चेंज होना। फ्लक्स का चेंज होने का मतलब फ्लक्स का या तो बढ़ना या फ्लक्स का घटना। तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स। दैट मीन्स, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, दो स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। लेंस लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे? लेंस लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे? तो लेंस लॉ इतना ही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने करंट को अपोज करेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का कारण क्या है? फ्लक्स का बढ़ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को घटाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का कारण क्या है? फ्लक्स का घटना। अगर फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, फ्लक्स बढ़ रहा है तब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, फ्लक्स बढ़ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को घटाएगा। फ्लक्स घट रहा है तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, फ्लक्स घट रहा है तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? फ्लक्स घट रहा था उसको बढ़ाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लेंस लॉ को फाइनल करके क्वेश्चंस लेते हैं कुछ फैराडे लॉ और लेंस लॉ पे, और आज के चैप्टर को यहीं पे फिनिश करने की कोशिश करते हैं। जितने एग्जाम्पल्स ले सकते हैं लेंगे आज। लेंस लॉ को देखते हैं आगे, तो हम लेंस लॉ को आगे देखते हैं। if flux decreases, EMF is induced. Induced EMF will try to increase the flux. तो flux induced EMF कब हो रहा है? फैराडे लॉ से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स चेंज करेगा, EMF इंड्यूस प्रोड्यूस होगा। If flux decreases, EMF is induced. Induced EMF will try to increase the flux. Induced EMF will try to
इंक्रीज द फ्लक्स। बेटा कौन से फ्लक्स की बात चल रही है? मैग्नेटिक। कौन से फ्लक्स की बात चल रही है? मैग्नेटिक। तो मैं मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ फ्लक्स लिख रहा हूं। इफ फ्लक्स increases, EMF is induced। तो बेटे ये स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल लेंज लॉ लगाना कैसे है उसका बेसिक लॉजिक है। लेंज लॉ क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करेगा। ये तो याद करने के लिए लेंज लॉ अप्लाई करेंगे। दो स्टेटमेंट्स हैं, या तो फ्लक्स कम होगा या तो फ्लक्स बढ़ेगा। इफ द फ्लक्स इंक्रीजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ will try to decrease the flux, will try to decrease the flux। तो इसको नोट कर लीजिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं तब तक, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक। तो यहाँ पे इसको देखते हैं बेटा, ये हो जाएगा एग्जाम्पल 3। दिस विल बी एग्जाम्पल 3। There is a current carrying ring such that current is increasing। अब मैं इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से मैं समझना है, इस क्वेश्चन को मैं बहुत बारीकी से समझना है। जैसे करंट कैरिंग रिंग, यानी कि पहले से कुछ ईएमएफ का सोर्स है, यानी कि पहले से कुछ ईएमएफ का सोर्स है। अभी हम कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे, यानी कि पहले से करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि पहले से कुछ ईएमएफ का सोर्स है, नहीं तो करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। और ये करंट बढ़ रहा है सच दैट द करंट इज इंक्रीजिंग, सच दैट द करंट इज इंक्रीजिंग। तो ये करंट कैरिंग रिंग है, इसमें करंट आई है, आई इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब पहले से ईएमएफ है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा दैट विल बी ओवर एंड अबव दिस ईएमएफ और बिलो दैट ईएमएफ। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? पहले जितना ईएमएफ था प्लस माइनस जितना प्रोड्यूस हुआ है। अगर पहले कुछ नहीं था तो नेट ईएमएफ कितना आएगा? एग्जिस्टिंग ईएमएफ प्लस इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां पे हमें देखना है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये करंट ऐसे है तो इस करंट को भेजने को तो ईएमएफ था, अब ये करंट बढ़ रहा है, ये करंट बढ़ रहा है, तो ये करंट बढ़ रहा है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या है? अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या है? तो बेटा इसमें करंट आई है, तो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करके सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस दूंगा। तो बेटा इस चैप्टर में जो मैं छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ, जिसको भी डाउट हो पूरा वीडियो लेक्चर 2-3 बार देखिए, छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पे कुछ क्वेश्चंस लिए थे, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये करंट कैरिंग रिंग है, तो किसी भी क्लोज पाथ में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। सबसे पहले देखेंगे फ्लक्स। फ्लक्स के लिए क्या देखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फ्लक्स किसकी वजह से है? बेटा इस करंट की वजह से। इस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी और बाहर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी। कोई भी करंट कैरिंग लूप की प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के नॉर्मल होती है, करंट कैरिंग रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड करंट की सर्कुलेशन की डायरेक्शन में भी सर्कुलेशन और बाहर सर्कुलेशन के ऑपोजिट। तो इस करंट कैरिंग रिंग में क्योंकि आई है, यहाँ पे बी है, आई बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। तो यहाँ पे करंट बढ़ रहा है बिकॉज आई इज
increasing. This implies B is increasing. This implies magnetic flux is increasing. This implies induced EMF. तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है तो EMF इंड्यूस होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है तो EMF इंड्यूस्ड होगी। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF क्या करेगी, अपने करंट को अपोज करेगी, हेंस induced EMF will try to decrease the flux, will try to decrease the flux। तो इसका मतलब बेटा ये करंट तो कोई EMF दे रहा था, अब एक नई EMF रिलीज होगी, तो नई EMF इस सेंस में होगी तो नई EMF इस सेंस में करंट देगी, नई EMF अगर इस सेंस में होगी तो नई EMF ऐसे करंट देगी। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर जो इंड्यूस्ड EMF इस डायरेक्शन में है, अगर इंड्यूस्ड EMF इस डायरेक्शन में आती है तो वो भी इस डायरेक्शन में करंट देगी, तो करंट और बढ़ेगा, बेटा गड़बड़ हो जाएगी, करंट और बढ़ेगा, ये वाला करंट और बढ़ेगा तो फ्लक्स और बढ़ जाएगा। तो बेटा ऑपोजिशन है, सब कॉमन सेंस से देख रहे हैं। अगर इंड्यूस्ड EMF इस सेंस में आती है तो दो ही सेंस हो सकती है, इंड्यूस्ड EMF या तो ऐसे आएगी या ऐसे आएगी, बेटा और कोई सेंस नहीं हो सकती, क्योंकि या तो करंट इसकी वजह से ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इंड्यूस्ड EMF वैसे नहीं हो सकती। इंड्यूस्ड EMF अगर इस तरह से आए तो ये करंट किस डायरेक्शन में सेंड करेगी, इस डायरेक्शन से करंट डिक्रीज होगा, या हम दूसरा देख लेते हैं। इस करंट की वजह से फील्ड ऐसे है, जो इंड्यूस्ड EMF अगर इस तरह से आता है तो उसका इंड्यूस्ड करंट ऐसे आएगा, तो उसका फ्लक्स ऐसे आएगा, उसकी फील्ड ऐसे आएगी। तो अगर इंड्यूस्ड करंट, तो अगर बेटा ये तो करंट था, तो इसका मतलब अगर इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में आता है तो इस करंट की तो फील्ड ऐसे है, ये करंट बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, ये करंट ऐसे है तो इसकी फील्ड ऐसे आएगी तो अंदर की फील्ड कम होगी, अंदर की फील्ड कम होगी तो फ्लक्स कम होगा। तो फ्लक्स कम करने के लिए, बेटे तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स कम करने के लिए इंड्यूस करंट कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अगर इंड्यूस करंट ऐसे आएगा तो फील्ड बढ़ जाएगी, फ्लक्स कम करने के लिए अंदर फील्ड कम करनी पड़ेगी ना, फील्ड बढ़ रही है तो फील्ड को कम करना है, तो इंड्यूस करंट कैसे होना चाहिए, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट विल बी इन व्हाट डायरेक्शन, तो इसका मतलब बेटा इंड्यूस्ड EMF, तो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड करंट और EMF की सेंस क्या होनी चाहिए, इंड्यूस्ड करंट और EMF की सेंस कैसे रहनी चाहिए। इंड्यूस्ड करंट और EMF की सेंस, ये करंट ऐसे है तो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF या करंट, इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ लेंस लॉ के लिए, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ लेंस लॉ के लिए। तो बेटा यहाँ पे घुमा फिरा के ये देखना है, लेंस लॉ के लिए भी आपको देखना है EMF इंड्यूस होने का कारण क्या है, या तो फ्लक्स का बढ़ना या फ्लक्स का घटना। तो बार बार हमें क्या देखना पड़ेगा, फ्लक्स। तो पूरे चैप्टर में दो चीज़ों पे महारत हासिल होनी चाहिए, एक तो लूप EMF की डेफिनेशन जिस पे हमें काम करना है, और एक फ्लक्स। तो एक एग्जांपल और देता हूँ जहाँ पे हमें इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन निकालनी है, जहाँ पे हमें इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन निकालनी है। तो बेटा एक एग्जांपल और लेते हैं, Example 4. There is uniform and constant magnetic field perpendicular to plane of
बोर्ड। बेटा मैं परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ बोर्ड लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेज, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप पेज पे लिखते हैं। यहाँ पे कंडक्टिंग रेलिंग है, यहाँ पे कंडक्टिंग रेलिंग है, दिस इज फिक्स्ड कंडक्टिंग रेल। बेटा यू रेल है, ये यू रेल है, यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे एक रॉड है, और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। बेटा यूनिफॉर्म और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह सेम, कांस्टेंट का मतलब हर समय सेम। बेटा यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, हर जगह सेम, कांस्टेंट का मतलब हर समय पे सेम। कांस्टेंट इज रिलेटेड टू टाइम एंड यूनिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू स्पेस। अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेज। तो आज मैं कुछ टर्मिनोलॉजी जितनी भी है सबके मतलब क्लियर करें। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म का मतलब सेम नहीं होता है, यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह एक जैसी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी। ये मैग्नेटिक फील्ड 12 बजे 1 टेस्ला थी, 1 बजे भी 1 टेस्ला होनी चाहिए, 2 बजे भी 1 टेस्ला होनी चाहिए। अगर 12 बजे 1 टेस्ला है, 2 बजे 3 टेस्ला होगी, 4 बजे 5 टेस्ला होगी, तो टाइम के साथ बदल रही है, उसे बोलेंगे टाइम वैरिंग। अगर किसी भी एक समय 12 बजे हर जगह 1 टेस्ला है तो यूनिफॉर्म है, हर जगह 1 टेस्ला है तो यूनिफॉर्म है। यहाँ पे 1 टेस्ला है, यहाँ पे 2 टेस्ला है, यहाँ पे 3 टेस्ला है, एक ही समय पे, तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो बेटा देयर इज अ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। तो अब एक काम करते हैं, दिस रॉड इज गिवन ए वेलोसिटी v। बेटा ये क्या है, ये कंडक्टिंग रॉड है, ये एक कंडक्टिंग रॉड है। अब यहाँ पे पहले कोई भी ईएमएफ नहीं है, देखो पहले केस में एग्जिस्टिंग ईएमएफ थी, अब मैं कैसा केस ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं, कोई भी बैटरी नहीं दी है, कोई भी बैटरी नहीं दी हुई है। उस सर्किट में पहले कोई ना कोई बैटरी होनी चाहिए थी, क्योंकि करंट है ऑलरेडी। तो मैं इस क्वेश्चन को अब मिटा देता हूँ, ये क्वेश्चन इसलिए रखा हुआ था कि वहाँ पे पहले ही कुछ करंट था, यहाँ पे कोई भी एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, यहाँ पे कोई भी एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है। तो देखते हैं, द रॉड इज गिवन वेलोसिटी v, द रॉड इज गिवन velocity v, find the direction of induced EMF। तो फैराडे लॉ के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा, या तो फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये इसके अंदर एरिया है, बेटा ये लूप है, ये रॉड जैसे जाएगी एरिया बढ़ेगा, बी तो यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा कोई और ईएमएफ नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे आएगी, फ्लक्स को घटाएगी, हियर फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। तो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, बेटा फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। ये रॉड ऐसे जा रही है, ये रॉड ऐसे जा रही है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स। तो दिस इंप्लाइज इंड्यूस्ड EMF or induced current will try to decrease the flux। तो देख लेते हैं, यहाँ पे ये रॉड ऐसे है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है, B ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, B ऐसे है। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से आती है, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से आती है, बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर इस तरह से आती है तो इस डायरेक्शन में कट जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर इस तरह से प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे कोई ईएमएफ नहीं है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं फैराडे के अनुसार, हम डिटेल्स में जाएंगे, अभी मैं ब्लैक बॉक्स फैराडे ने जो बोला उसके हिसाब से कर रहा हूँ, अपने हिसाब से मैं सेकेंड थर्ड लेक्चर से करना शुरू करूँगा। तो चैप्टर में जो फैराडे लॉ है वो हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये रॉड बढ़ रही है, इसके अंदर बी तो यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है, तो एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स कितना होगा बी डॉट ए, फ्लक्स कितना होगा बी डॉट ए। तो और कोई ईएमएफ नहीं है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी है वो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सेंस में आएगी, अगर इस सेंस में आएगी तो करंट इस साइड में आएगा तो अंदर का फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा करंट
फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे आती है, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से आती है तो इंड्यूस करंट इस तरह से आएगा। ये इंड्यूस करंट फील्ड कैसे क्रिएट करेगा, ऐसे बी के अपोजिट, तो फ्लक्स घटेगा। तो आप साफ देख सकते हैं, आप साफ देख सकते हैं इसमें अगर इंड्यूस करंट ऐसे आ जाए, इस करंट की वजह से भी फील्ड आ जाएगी ना, इस करंट की वजह से भी फील्ड आ जाएगी, तो वो क्या करेगी, इस फील्ड को बढ़ाएगी, तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो इंड्यूस करंट कैसे आना चाहिए, इंड्यूस करंट कैसे आना चाहिए, तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे आनी चाहिए। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आएगा, इंड्यूस्ड, तो लूप में जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर हमने एक को सही प्रूव कर दिया, दूसरे देखने की जरूरत नहीं है, एक को गलत प्रूव कर दिया तो दूसरा सही होगा। तो किसी भी लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, सारे कुल मिला के कहानी इतनी है। तो बेटा अभी हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस हम और लेते हैं, यहाँ पे जरा नोट कर लीजिए।